Now today we will start here the new chapter. That chapter name is arithmetic progression and chapter number 5. That is the chapter number 5 we have here arithmetic progression, and in the short we have to say with this AP and how to write here the AP. क्या होता है AP? तो in this we have here the serial order of the numbers or the variables कि यहाँ पर variables भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, बट उनका सीरियल ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए. बिटवीन द टर्म्स वी वांट देयर द डिफरेंस कि जो भी हमने यहाँ पर टर्म्स दिया है इसके बिटवीन हम जो डिफरेंस लेना चाहते हैं वो डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इफ द डिफरेंस इज सेम बिटवीन द टर्म्स दैट इज कॉल्ड एज द एपी कि उसे हम क्या बोलेंगे, एपी बोलते हैं. ठीक है, तो मैंने इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर शो किया हुआ है. लाइक दिस वी हैव हियर द सीरीज एंड वी हैव हियर दिस टाइप ऑफ टर्म्स एंड हाउ टू कैलकुलेट हियर द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम कि जो भी इसका सक्सेडिंग आपका टर्म है, ठीक है, इन दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर द प्रीसीडिंग वन कि उसमें से आप प्रीसीडिंग जो भी इसका टर्म होगा उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से आप कैलकुलेट करके बताएंगे. इन दैट वी हैव देयर ईच एंड एवरी डिफरेंस इज द 2 कि जितना भी हमने डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू आपके पास 2 है और 2 होने के लिए हम यहाँ पर उस डिफरेंस को किस तरीके से रेफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन डिफरेंस कि वो डिफरेंस आपका कैसा डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय द डी कि उसे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करेंगे. So we are defining this common difference by the D and how to write here the terms for the AP. किस तरीके से हम इन terms को define करते हैं with these symbols A1, A2, A3 because we have here the infinite terms, so that will represent by the AN कि उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, AN से रिप्रेजेंट कर दें. और ये जो हमने यहाँ पर दिया है कि इस तरीके से हमने AP को शो किया है, हाउ टू राइट दिस. अब हम ये देखना चाहेंगे कि भाई ये जो AP हमने यहाँ पर लिखा है इसे हम कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं. Because we have here the A1 and this is the first term of this AP कि भाई A1 जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है ये एक्चुअल में है क्या, ये AP की फर्स्ट टर्म है. A2 मीन्स ये सेकेंड टर्म है. A3 मीन्स अपने नाम से ही वो डिफाइन हो रही है, दैट इज द थर्ड टर्म. So because we have here the first term with the A1, so I will represent this first term A1 that is equal to A कि ये जो फर्स्ट टर्म है A1 इसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, विद दिस सिंबल A. ओके, बिकॉज आई नो हियर whenever we want to calculate here the common difference between the terms we have to do there the calculation work. क्या calculation work हमने अभी अभी किया था कि जो भी succeeding आपका term है उसमें से आप preceding term को subtract करते हैं. ओके, yes, now we have to represent here this first term by the A and the second term how to represent this कि भाई यहाँ पर ये जो A2 है इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें. तो यहाँ अभी अभी हमने कहा था कि कॉमन डिफरेंस वहाँ पर लिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका फर्स्ट टर्म है लाइक 1 कि यहाँ पर जैसे कि हमने अभी अभी एग्जांपल दिया था लाइक 1 वी हैव हियर एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम दैट इज द 2. So in the first term whenever I will add there the 2 कि यहाँ ये जो first term है आपका 1, in this whenever I will add here the 2 that is equal to 3 कि वो आपका किस में रिप्रेजेंट कर रहा है,
3 से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड दिस 3 इज द सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी, कि ये एपी की सेकेंड टर्म है। इसी तरीके से आपने जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर in this 3 whenever you are added here this 2 it means that is equal to 5, कि ये क्या हो गया आपका 5 है, ठीक है। It means whenever I want to calculate here the next term of the AP then we are adding there the common difference in the first one, कि जो भी उससे पहले की टर्म्स हैं उन टर्म्स में मैं क्या करूं, जो भी कॉमन डिफरेंस है उसे ऐड करते हुए चले और हमें वो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। सो A1 दैट इज इक्वल टू A, वो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट योर द A2, मैं यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है दैट इज रेफर बाय द A2, उसे हम किस तरीके से रेफर करेंगे, हाउ टू राइट दिस। देन फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है A एंड दिस फर्स्ट टर्म ऐड विद द D, कॉमन डिफरेंस से इसे ऐड कर दीजिए, D से आप इसे ऐड कर दीजिए। नाउ वी हैव हियर द सेकेंड टर्म, कि यहाँ पर मेरे पास ये सेकेंड टर्म आ जाएगा और इस A2 के लिए हमने क्या यूज किया है A प्लस D। नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट हियर द A3, भाई अब मुझे A3 कैलकुलेट करना है। A3 के लिए हमने क्या कहा है यहाँ पर, बिकॉज इन दैट फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट बाय द A, सेकेंड टर्म A2 किस तरीके से आपका लिखा गया है कि भाई इस A1 में जो भी पहला टर्म था इससे उसमें आपने कॉमन डिफरेंस क्या कर दिया है, D ऐड कर दिया है। कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने लिखा A1 प्लस D एंड A1 रिप्रेजेंट बाय द A, इट मीन्स A प्लस D। नाउ A3 आई वॉन्ट टू कैलकुलेट हियर, हाउ टू कैलकुलेट दिस A3, जो भी इससे प्रेसिडिंग टर्म है A2 इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, सो दैट टर्म इज A2 प्लस D। इट मीन्स हाउ टू राइट हियर द A2, आपने A2 किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है, दैट A2 इज इक्वल टू A प्लस D प्लस D, इट मीन्स A प्लस 2D। तो यहाँ पर जब मुझे रेफर करना है, रिप्रेजेंट करना है थर्ड टर्म के लिए, सो हाउ टू राइट दिस, किस तरीके से हम इसे दें A प्लस 2D। तो देखिए हमारा जो सीरीज है वो किस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट A देन A प्लस D देन A प्लस 2D देन A प्लस 3D, okay, then up to infinite, because we have here, because the nth term represent by this an, कि भाई जो nth term है वो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका D है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द सेकेंड टर्म। इसका मतलब उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो उस D के लिए इंक्लूडेड पार्ट नहीं है, भाई यहाँ पर D थोड़ा लिखा आपने, फर्स्ट पार्ट में नहीं लिखा, तो हम इसे nth टर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A प्लस 1 2 3 and the first term is not included here, so because we have here the nth term and total terms हैं, उस n में से हमने उस वन टर्म को जिसके के साथ हमारा D अरेंज नहीं था वो हमने क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया, एंड दैट इज मल्टीपल विद द D। तो यहाँ जब मैं nth टर्म दूंगी इट मीन्स दैट इज रेफर विद द A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मेशन लिखा है फॉर द एपी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। कई बार आप बच्चों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इन 1 मार्क कि जो जनरल फॉर्म होती है एपी की वो क्या होगी, तो आपको ये जनरल फॉर्म वहाँ पर देना होगा, हाउ टू राइट दिस, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या सीखा है, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी,
कि जनरल फॉर्म ऑफ द एपी हमने लिखना सीख लिया है, किस तरीके से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड थिंग, whenever we want to calculate your the nth term of this AP, कि मुझे यहाँ पर यदि कोई भी टर्म AP की कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू यूज देयर द फॉर्मूला, कि वहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी हैव टू यूज देयर द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कि ये सेकेंड हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीख लिया है फॉर द एपी। इन दिस व्हेनेवर वी हैव देयर द फर्स्ट टर्म द एपी इज गिवन टू यू, कि कोई भी आपको एपी गिवन में आता है, इन दैट वी हैव देयर द फर्स्ट टर्म, कि उसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास होगा। फ्रॉम दैट इजिली वी कैन कैलकुलेट देयर द कॉमन डिफरेंस, कि वहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ, डी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, and A means where A is the first term and D, that is the common difference, and that is the number of terms that is the number of terms, okay, and an, that is the nth term. तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इन दिस फॉर्मूला वी हैव देयर 1 2 3 and 4. हाउ मेनी टर्म्स वी हैव देयर, 4 टर्म्स यहाँ पर है। इन दैट व्हेनेवर वी हैव देयर द 3 टर्म्स दैट इज गिवन टू यू, देन इजीली वी कैन कैलकुलेट देयर द फोर्थ वन, कि यहाँ से हम उस फोर्थ वन टर्म को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेशन हमने सीख लिया, जनरल फॉर्म किस तरीके से एपी को लिखा जाता है वो नॉर्मल वे हमने लिखना सीख लिया। nth टर्म किस तरीके से कोई भी टर्म हमें कैलकुलेट करना है एपी का, 10 टर्म कैलकुलेट करना है, 21 टर्म कैलकुलेट करना है, 38 टर्म कैलकुलेट करना है, वो फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया है कि उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 5, वी हैव देयर 5.1, इन दैट द नॉर्मल क्वेश्चंस आर देयर, कि उसमें केवल आपसे चेकिंग वगैरह करवाया जा रहा है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, कि भाई हमारे पास nth टर्म के लिए और जनरल फॉर्मेशन के लिए आपके पास है। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना 5.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर पूछी गई हैं, लाइक यू हैव देयर द एपी, देन हाउ टू राइट देयर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम, हाउ टू कैलकुलेट देयर द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी, कि हमें यदि उसकी नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट करनी है एपी की तो हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है कि लाइक व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट देयर द एनी टर्म ऑफ एपी, एनी टर्म ऑफ एपी, तो हमने इसके लिए क्या फॉर्मेशन यूज़ किया है देख लीजिए, कि हमने इस तरीके से जो फॉर्मेट यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर ऑप्ट किए हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज को हमें यहाँ पर यूज़ करना है व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट देयर द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये नेक्स्ट टर्म इस तरीके से हम वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू कैलकुलेट देयर द A5, यदि मुझे वहाँ पर A5 कैलकुलेट करना है, इजली यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर इट, कि ये फॉर्मूला आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, कि यहाँ हमें जैसे कि हमने कहा A5 हमें कैलकुलेट करना है, इट मीन्स जो n है आपका, जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज रेफर बाय द 5, कि वो आपके पास क्या है 5 है। इट मीन्स A5 दैट इज इक्वल टू A प्लस
एन वैल्यू इज 5, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं वहां पर 5, सो 5 minus 1 is 4d. Easily we can put here the first term and the common difference वैल्यू इन दिस फॉर्मूला कि यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ और इजीली हम क्या कैलकुलेट कर लें, यहाँ से अपना A5 कैलकुलेट कर लें. अब चाहे कितना भी कोई सा भी टर्म हमें दे दिया जाए एपी के लिए, हम इजीली यहाँ से इस फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके तो यहाँ अब हम यूज करना चाहेंगे अपना एक्सरसाइज के सम कि भाई उसमें हमें क्या क्या करना है. एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपका किस तरीके से मेंशन किया गया है. इन दैट वी हैव देयर द स्टेटमेंट सम. जो फर्स्ट सम है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है और वो स्टेटमेंट सम आपका क्या है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द list of numbers involve make an arithmetic progression and why. आपको यहाँ पर जो भी सिचुएशंस दी गई हैं, we have there the 4 parts. इनमें आपको ये देखना है कि भाई इसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पुट कर सकते हैं या नहीं, इसमें वो इन्वॉल्व है या नहीं, और यदि है तो क्यों है, why. ओके उसका रीज़न भी आपको देना है. तो मैं एक एक रीड कर रही हूँ और उसे यहाँ पर हम देखते भी जाएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे कि भाई क्यों है और क्यों नहीं है. फर्स्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. वो कह रहा है कि जो टैक्सी फेयर है वो ईच किलोमीटर के लिए उसने कहा है जो उसका फर्स्ट आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. वो कह रहा है कि जो उसका फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो डिसाइडेड है. डिसाइडेड क्या है, वो ₹15 आपके डिसाइडेड है. एंड व्हेनेवर यू वांट टू गो मोर, ठीक है, मोर डिस्टेंस आप करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसने कहा है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. कि वहाँ पर हर एक किलोमीटर के लिए, ईच किलोमीटर के लिए ₹8 वहाँ पर एडिशनल फेयर लिया जाएगा. इसका मतलब है जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए जो प्राइस रखा गया है वो प्राइस क्या है आपका 50. अब इससे मुझे नेक्स्ट किलोमीटर जाना है, भाई मुझे 1 किलोमीटर मोर डिस्टेंस वहाँ पर कवर करवाना है. तो टैक्सी क्या करेगा, टैक्सी अब फ्री में नहीं ले जाएगा. वो कह रहा है ₹8 ईच किलोमीटर के लिए लिया जा रहा है. इट मीन्स जो ₹15 है वो तो फिक्स्ड है. अब उस 15 में क्या ऐड हो रहा है कि वो पर किलोमीटर ₹8 और लेगा आपसे. जब वो ₹8 और लेगा तो क्या हो जाएगा, ये एडिशन आपके पास क्या हो गया, दैट इज 23. नाउ व्हेनेवर यू वांट टू गो देयर द अनदर किलोमीटर मोर, कि आप और 1 किलोमीटर ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो आपको वापस से ये जो ₹23 आए हैं उसमें आपको फेयर क्या ऐड कर देना है, वो एक्स्ट्रा फेयर क्या ऐड कर देना है, 8 ऐड कर देंगे. इट मीन्स दैट इज 31. Now add this and we have here this type of series की मेरे पास ये सीरीज यहाँ पर एक आ गया है और इसी में ही हमें ये बताना है कि क्या ये AP है. यस दिस इज द AP. क्यों है AP, बिकॉज वी हैव देयर द बिटवीन टर्म्स डिफरेंस इज सेम, कि वो सेम डिफरेंस क्या है, दैट इज द 8. कि यहाँ पर बिटवीन जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस किससे रेफर किया गया है, 8 से रेफर किया गया है. कि जो भी हमने यहाँ पर टर्म्स कैलकुलेट की थी, जो A1 था वो आपका 15 था, जो A2 था वो आपका था 23, जो A3 आपने अभी अभी कैलकुलेट किया वो आपका क्या है यहाँ पर रिजल्ट, दैट इज 31. तो यहाँ पर आपने जो AP का रूल था वही अप्लाई किया है, वही आपने यहाँ पर फिक्स्ड जो भी फेयर था उसमें आपने नेक्स्ट किलोमीटर फेयर ऐड करते गए हैं. तो वो जो आपका नेक्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो अमाउंट आपका फिक्स्ड है कि भाई 8
रुपीज आपके हर 1 किलोमीटर के लिए लिए जाएंगे. सो दैट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दैम. सो दिस इज एन एपी, कि ये आपका क्या है, एपी है. इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंशन देयर द दिस एपी, कि आप यहाँ पर इस एपी को यहाँ पर लिखेंगे. उसके साथ रीजन में क्या बताएंगे कि जो डी है दैट इज इक्वल टू 8. इट मीन्स द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज सेम. सो दिस इज एन एपी. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट देख लीजिए. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर में जो आपका एयर होता है, जो भी एक खाली सिलेंडर होगा, तो खाली का मतलब क्या है कि इन दैट वी हैव देयर द एयर, कि वहाँ पर एयर रहता ही रहता है. ठीक है. अब ये रूम है. अब रूम क्या है, वैसे तो खाली ही है. ठीक है ना. रूम्स क्या होते हैं, वैसे तो खाली है. जब कोई नहीं है तो खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पर पर्सन. तो खाली का मतलब क्या है, खाली का मतलब इन दैट वी हैव देयर द एयर, कि वहाँ पर एयर तो रहता ही रहता है. और जो भी आपका एयर होगा या वाटर होगा, उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड आपके वो सम होते हैं कैलकुलेट के लिए. तो यहाँ पर भी आपको वही बताया है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर में क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर एयर प्रेजेंट है. और आपसे ये कहा जा रहा है कि एक वैक्यूम पंप है जिससे कि उसकी जो एयर है वो 1/4 रिमूव की जा रही है. और 1/4 जब आपकी रिमूव की जा रही है तो एट ए टाइम उस समय के लिए उस सिलेंडर में कितना एयर रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि भाई उस समय यदि 1/4 एयर रिमूव करवा ली जाती है तो उसमें कितना रिमेनिंग वहाँ पर एयर रह रहा है. तो क्या ये स्टेटमेंट आपका शो कर रहा है क्या, दैट इज एपी, कि वो एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें कि वॉल्यूम में हमारे पास क्या इफेक्ट आता है. तो हमने कहा जो फर्स्ट टाइम इसका एयर है वो आपका कंप्लीट है सिलेंडर में, और उसे हम रेफर कर रहे हैं विद द वी. सेकेंड टाइम बिकॉज इन दैट कि जो भी वैक्यूम पंप है उससे आपने रिमूव करवा दिया है 1/4 पार्ट. ठीक है. जब 1/4 पार्ट वहाँ से रिमूव करवा दिया है तो हमने कहा उस एयर के लिए कंप्लीट वैल्यू आपका 1 है, उसमें से 1/4 पार्ट आपने रिमूव करवाया है. इट मीन्स वी हैव टू डू देयर द सब्ट्रैक्शन बिटवीन दैम. और यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास है 3/4 पार्ट. ठीक है. कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके पास क्या हो गया, 3/4 पार्ट. एंड वी वांट टू कैलकुलेट हियर द वॉल्यूम फॉर इट, कि यहाँ पर हमें इससे वॉल्यूम से रिलेटेड ही है ये. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3/4 वी, कि वी इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कि इतना हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट वॉल्यूम था उस एयर का. और अब हमारे पास जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास पोर्शन रह गया है एयर का, वो अब कितना है, 3/4 वी. नेक्स्ट के लिए जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, 3/4 होल स्क्वायर वी. इस तरीके से आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर उस एयर का वॉल्यूम आपके पास आ रहा है. और यहाँ यदि मैं इसका कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँगी, whenever we want to calculate here the common difference between them, तो क्या होगा, वो कॉमन डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ नॉट सेम, कि वो हमेशा सेम नहीं आएगा. क्योंकि जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं जो भी यहाँ पर डिफरेंस आता है इन द अदर वन दैट इज़ नॉट सेम, कि वो सेम नहीं है. आप कैलकुलेट करके देखिएगा बिटवीन दैम द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, डी इज नॉट सेम between terms. So this is not an AP. ठीक है. ये AP नहीं है. ये आपको रीजन के साथ यहाँ पर लिखना होगा. इसी तरीके से आपका थर्ड है. थर्ड पार्ट आपको देखना है.
In that we have here the cost of digging a well after every meter of digging when it cost ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो कह रहा है कि भाई आपको यहाँ पर डिगिंग करवानी है, किसके लिए? वेल वहाँ पर खोदा जा रहा है, उसके लिए आपका जो भी अर्थ है उसे मिट्टी निकाली जा रही है वहाँ से, और उसका जो डिगिंग कॉस्ट है वो आपको वहाँ पर दिया गया है। क्या बताया गया है कि इसकी जो कॉस्ट है वो ₹150 है फॉर फर्स्ट मीटर, कि फर्स्ट मीटर के लिए उस डिगिंग कॉस्ट का कितना प्राइस वहाँ पर रखा गया, कितना कॉस्ट रखा गया है? ₹150 एंड राइजेस बाय द ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, कि जितना ज़्यादा वो एक एक मीटर वहाँ से और वहाँ से निकाला जा रहा है, डिगिंग किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, तो उस हर एक मीटर के लिए, नेक्स्ट मीटर्स के लिए उसकी प्राइस कितनी वो और लेता जा रहा है? ओनली ₹50 तो भाई हमने कहा जो फर्स्ट प्राइस है, इसका फर्स्ट कॉस्ट है डिगिंग का, वो क्या है? 150। अब नेक्स्ट मीटर के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज क्या कर रहा है? ओनली द ₹50। तो हमने कहा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी 150 ऑलरेडी उसने कहा है कॉस्ट लेना ही है फर्स्ट मीटर के लिए, नेक्स्ट के लिए वो 50 एक्स्ट्रा दे रहा है। इट मीन्स एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, इट मीन्स 200। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो गया प्राइस आपका? 200। फिर नेक्स्ट के लिए वापस से वो ₹50 आपसे लेगा, तो भाई इसमें 200 में और हम क्या ऐड कर दें? 50 ऐड कर दें। 200 प्लस 50, नाउ वी हैव हियर 250। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 250। इस तरीके से आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्राइस आ जाएगा, जो कॉस्ट है डिगिंग का वो आपके पास आता चला जाएगा। अब हमें ये चेक करना है दिस इज एन एपी, यस यदि है तो यहाँ क्यों है, वाई, इसका रीज़न क्या होगा? तो हाँ भाई ये तो एपी है ही, यस है इसका आंसर। और रीज़न क्या है? सिंपल रीज़न है कि यहाँ पर जो इसका कॉमन डिफरेंस है बिटवीन द टर्म दैट इज सेम, कि जो डी है वो डी आपका क्या है, जो कि आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 50, वो आपका जो रुपीज़ कॉस्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो ₹50 है वो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है हर एक मीटर के लिए, तो वो वहाँ पर आपका यहाँ पर रेफर हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है? यस, बिकॉज ऑफ द डी इज सेम, और वो डी वैल्यू क्या है आपके पास? ₹50। इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट करके शो कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, उसने कहा है कि भाई हर एक साल में आपके अकाउंट में कुछ मनी वहाँ पर आपका जो भी मनी का अमाउंट है वहाँ पर दिया जा रहा है। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया गया है? ₹10,000 आपका अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट करवाया है एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बट यहाँ पर जो अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं है, किस पर है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर, एट 8% पर एनम। और वो भी आपका रेट क्या बताया गया है भाई? उसके लिए क्या कितना रेट के अकॉर्डिंग है? 8% पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर। ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट आपको एपी शो कर रहा है? तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट योर द कंपाउंड इंटरेस्ट, की यहाँ पर जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी सम आता है उसमें जो भी टोटल अमाउंट हमें वहाँ पर पता लगाना होता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर इज n। अब ये क्या है भाई? a तो हमारा टोटल अमाउंट होगा, p जो कि हमने वहाँ पर डिपॉजिट करवाया है, जो भी हमारा अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट हुआ है दैट वैल्यू इज p, r जिस रेट से हमें वहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है,
तो वो आपका आर है, और एन मीन्स है टाइम ड्यूरेशन, कितना वहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, कितनी ईयर्स का है, ठीक है। उस तरीके से आपको वहाँ पर बताया गया है कि भाई इस तरीके से आपका अमाउंट आपको मिलेगा। अब मिलेगा तो फिर हम जरा इसकी कैलकुलेशन करके देख लें कि भाई हमारे एपी के लिए क्या ये परफेक्ट है, क्या हमें वो सीरीज मिलेगी कि जिसके बिटवीन जब भी हम टर्म्स में कॉमन डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है वो जो कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या वो कॉमन आता है। तो एक बार हम उसका जल्दी से रिटर्न लिख देते हैं कि क्या क्या इसमें आपको वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस 10,000 multiply with 1 plus 8 upon 100 because the R value is 8%, और जो आपका P है वो आपका है ₹10,000, ठीक है। होल पावर इज n, टाइम ड्यूरेशन क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो n क्या है यहाँ पर ओनली 1। अब 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, तो यहाँ पर यदि मैं 1 भी नहीं रिप्रेजेंट करूँ, ओनली दिस थिंग इज करेक्ट। नाउ द सेकेंड वन कि भाई अब इंक्रीज होगा सेकेंड ईयर के लिए, क्या होगा, अमाउंट है आपके पास 1 plus 8 upon 100, होल पावर इज 2। इस तरीके से जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन देंगे, लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो भी हमारे पास वेरिएशन आ रहा है, देखिए आपके पास यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट सेकेंड टर्म को जब आप कैलकुलेट करेंगे और जो थर्ड टर्म को आप कैलकुलेट करेंगे, व्हेनेवर द टाइम ड्यूरेशन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए टाइम ड्यूरेशन 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, एंड whenever we want to calculate the difference between them that is not equal, वो कभी भी डिफरेंस आपका इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सेम रीजन यही देंगे। क्या रीजन दे रहे हैं कि D is not same between the terms, so this is not an AP। इस टाइप से आप यहाँ पर इसका रीजन देंगे, ठीक है। और रीजन देने के बाद ही एक आपका फिनिश होगा। Now the first sum is finished now from the exercise number 5.1 कि ये हमारा फिनिश हो गया है फर्स्ट सम, ओके।